हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम देखेंगे मैकेनिक्स 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस। सारे मैं आपको एक क्लास में बताऊंगी। सबके सॉल्यूशंस मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं ताकि आप स्टूडेंट्स को बार बार बुक्स को ओपन करके यहाँ वहाँ ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि टाइम बहुत कम है एग्जाम में। तो फटाफट से यहाँ से देख लेते हैं। और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करना भाई, जो चाहता है कि हमें भी हेल्प मिले। तो जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लिखे हैं ऑलमोस्ट इन्हीं में से आपका कवर हो जाएगा। इसके अलावा बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि इनके बाहर हम कुछ करेंगे ही नहीं। अगर टाइम है तो बिल्कुल आप पास्ट क्वेश्चन पेपर्स को देखिएगा और वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो कि क्या इन्हीं में से क्वेश्चंस आए हुए हैं। मैकेनिक्स 2 के सारे जो क्वेश्चन पेपर्स रहेंगे जितने भी मेरे पास थे सभी मैंने टेलीग्राम पर डाल दिए हैं, ठीक है। तो वहाँ से देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रॉड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। और इसमें से सिर्फ यही क्वेश्चन ऐसा है जो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है न्यूमेरिकल, अदरवाइज तो डेफिनेशंस वगैरह चलेंगी, ठीक है। तो सोल्यूशन आप यहाँ से देख सकते हो कंप्लीट। हमारे पास क्या है, एक थिन यूनिफॉर्म रॉड है। ए भी हमने यहाँ पे रॉड लिया, पी मैंने कोई पॉइंट लिया, ए और पी का डिस्टेंस हम क्या लेकर चले, एक्स। क्यू ए का अनदर पॉइंट एक्स, और जो ए और क्यू का डिस्टेंस है वो हमने लिया एक्स प्लस डेल एक्स, यानी पी और क्यू का डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल एक्स हो जाएगा, ठीक है। ए बी जिसकी लेंथ है ए बी द थिन यूनिफॉर्म रॉड, एम बी द मास पर यूनिट लेंथ, पी बी द पॉइंट इन द रॉड एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ए, राइट। अनदर पॉइंट हमने लिया, टेक अनदर पॉइंट क्यू नियर टू पी सच दैट पी क्यू हमारे पास क्या है, डेल एक्स है। सो ए क्यू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस डेल एक्स हो जाएगा। सो मास ऑफ एलिमेंट पी क्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, एम इंटू डेल एक्स। एम हमने मास लिया है तो पी क्यू का मास पर यूनिट लिया है ना, तो पी क्यू का मास क्या हो जाएगा यहाँ से, एलिमेंट पी क्यू का मास एम इंटू डेल एक्स। एक्स बार हम ले लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम ए। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू ए एक्स इंटू एम डी एक्स डिवाइड बाई 0 टू ए एम डी एक्स। इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका आ जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहते हैं, स्टेट द लॉ ऑफ फ्रिक्शन। लॉ ऑफ फ्रिक्शंस, इसमें से क्योंकि आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन है तो ज़्यादातर आपसे डेफिनेशन से ही पूछी जाएंगी, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलेंगे आपको। सो लॉ ऑफ फ्रिक्शन, आपको यहाँ पे तीनों लॉज लिखने पड़ेंगे। द डायरेक्शन ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज अपोजिट टू दैट इन विच द बॉडी इज अबाउट टू मूव। First, second point, the magnitude of the limiting friction of the point of the contact between two bodies bears a contact ratio to the normal reaction at that point. I think clearly आपको शो कर रहा होगा जो भी यहाँ पे मैंने लिखा है। मैं इसलिए रीड कर रही हूँ ताकि किसी स्टूडेंट को अगर क्लियरली दिख नहीं रहा है तो वो थोड़ा सा समझ ले। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड एरिया ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। सो ये आपके पास क्या है, लॉज ऑफ फ्रिक्शन। थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। द कांस्टेंट रेशियो विच द लिमिटिंग रिएक्शन बियर्स टू द नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय लेटर म्यू। थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा आप बता देते हो तो आपको मतलब एग्जामिनर को देखने में अच्छा लगता है, कंप्लीट मार्क्स आपको यहाँ से मिलते हैं, राइट। वैसे तो आप यहाँ तक भी लिख सकते थे। हम यहाँ से किससे डिनोट करते हो, म्यू से हम डिनोट करते हैं इसको, है ना, म्यू लेटर से डिनोट करते हैं। इफ एफ बी द लिमिटिंग फ्रिक्शन, आर बी द नॉर्मल रिएक्शन, सो रिलेशन क्या होता है, एफ बाई आर इक्वल्स टू म्यू, या फिर एफ इक्वल्स टू म्यू इंटू आर। फोर्थ क्वेश्चन, डिफाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि इस चैप्टर का ये मेन क्वेश्चन रहेगा, है ना। इफ द बॉडी बी स्मॉल इनफ, द lines joining its particle to the center of earth are almost parallel along with the forces of gravity on the particle act. The resultant of these parallel forces through which the weight always passes for all position of the body is called the center of gravity of the body, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, डिफाइन फ्रिक्शन। फिर से वही आपके पास आ गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये इसलिए मैंने लिखा क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को इकट्ठा पूछा गया था। फ्रिक्शन तो हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ रफनेस ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ फोर्स इज एक्सर्टेड टू द रेसिस्ट द मोशन ऑफ वन अपॉन अनदर इज कॉल्ड द फ्रिक्शन एंड द फोर्स एक्सर्टेड इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन, डिफाइन एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है, डिफाइन एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ये फ्रिक्शन के इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेंगे। When a body is in limiting equilibrium on another
the angle which resultant reaction S at the point of contact makes with the normal reaction is called the angle of friction, generally denoted by Greek letter lambda. लैम्डा से हम इसको डिनोट करते हैं. 7th क्वेश्चन, राइट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी. हमें 3 कंडीशंस लिखनी है. इक्विलिब्रियम ऑफ 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी. तो क्या होना चाहिए, सॉरी कंडीशंस लिखनी, 3 कंडीशंस नहीं, कंडीशंस लिखनी है. तो क्या कंडीशन होती है, दे मस्ट बी कोप्लानर, दे मस्ट बी कंकरेंट और पैरेलल. ये 2 कंडीशंस आपके पास रहती है. डिफाइन वर्क, व्हाट आर इट्स यूनिट इन एफपीएस एमकेएस सिस्टम. अब यहाँ पे वर्क डन की जो यूनिट्स होंगी वो तीनों में से एक भी पूछ सकता है. यहाँ पे आपके पास 2 गिवन है. नेक्स्ट आपको थर्ड भी, तीनों लिखी हुई है. हाँ, मैंने तीनों लिखी हुई है यहाँ पे. तो इनमें से एक भी पूछ सकता है क्योंकि एक ही नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपका, है ना. यहाँ से तीनों में से कोई एक भी पूछ सकता है आपको. तो ये आपके पास क्या रहेंगी भाई, इन एफपीएस सिस्टम यूनिट ऑफ वर्क इज फुट पाउंडल. इन सीजीएस सिस्टम यूनिट ऑफ वर्क इज अर्स. इन एमकेएस सिस्टम, एसआई सिस्टम भी आप इसको बोल सकते हो, यूनिट ऑफ वर्क इज जूल. नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, define the greatest height attained by a projectile and find its value. प्रोजेक्टाइल में से क्वेश्चन जितने बनेंगे, it is the greatest vertical height reached by the particle. At the greatest height, the vertical component of the vertical must be velocity must vanish. If h is the greatest height attained, then by the considering the vertical motion of the particle, we have क्या रिलेशन होता है, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh. ठीक है, यहाँ से हमने क्या कहा कि जो वेलोसिटी होती है ना कंपोनेंट की, वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, वैनिश हो जाती है. क्या हो जाती है, जीरो. सो v की वैल्यू 0, u इनिशियल वेलोसिटी, u साइन अल्फा स्क्वायर माइनस 2gh. यहाँ से h की वैल्यू निकाल सकते हो. और ये आपके पास क्या आता है भाई, प्रोजेक्टाइल. यहाँ से हमने इसकी वैल्यू बतानी थी, तो h आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2g, हाइट की वैल्यू. ठीक है. 10th question, if r and r dash be the maximum ranges up and down an inclined plane, then prove that 1 by r plus 1 by r dash is independent the inclination of the plane. 1 by r plus 1 by r dash. तो सबसे पहले समझो क्या है ये, मैक्सिमम रेंजेस अप एंड डाउन. तो r की वैल्यू क्या होगी, u स्क्वायर बाय जी इंटू 1 प्लस साइन बीटा. r डैश क्या होगा भाई, u स्क्वायर डिवाइड बाय जी इंटू 1 माइनस साइन बीटा. ठीक है, दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है. तो यहाँ से देखिए क्या आंसर आता है, 2g बाई यू स्क्वायर विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा. ये हमें बताना था कि इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन का वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 11th, डिफाइन हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हॉरिजॉन्टल रेंज इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट वेयर द पार्टिकल स्ट्राइक्स द हॉरिजॉन्टल प्लेन. एक ही नंबर का क्वेश्चन है, तो इतना सा ही आपको लिखना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इलास्टिक स्ट्रिंग से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं. डिफाइन हुक्स लॉ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. आई थिंक लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में ही आया हुआ था हुक्स लॉ का. कुछ क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि लास्ट ईयर जो आपका मैकेनिक्स 2 का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था यहाँ पे. इफ द यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज सो चूजन दैट ए इक्वल्स टू 1, दैट इज यूनिट एरिया. टी हमारे पास क्या होगा भाई, यहाँ से लैम्डा इंटू एक्स बाय एल. ठीक है, एल नेचुरल लेंथ होती है. टेंशन इज एन इलास्टिक स्ट्रिंग इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड बियॉन्ड इट्स नेचुरल लेंथ. दिस इज कॉल्ड हुक्स लॉ एंड लैम्डा इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. तो इन दोनों में से एक भी पूछ सकता है. डिफाइन हुक्स लॉ, ये भी पूछ सकता है. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये भी पूछ सकता है. ठीक है. क्वेश्चन 13 क्या कहते हैं, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द पार्टिकल. और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला भी पूछ सकता है आपको शॉर्ट क्वेश्चन में. ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला भी पूछ सकता है. सो यू क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकेंड, अल्फा यानी कि जो एंगल गिवन है 45 डिग्री. टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u साइन अल्फा बाय जी. जी यहाँ पे क्या लेकर चलोगे, 9.8. वैल्यू पुट करो, निकाल दीजिए. तो टाइम ऑफ फ्लाइट सीधा आपको डेफिनेशन में पूछ सकता है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है. आप इसमें फॉर्मूला भी इंक्लूड करोगे, 2 इंटू यू साइन अल्फा बाय जी. ठीक है.
मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिफाइन एनर्जी। काइनेटिक भी पूछ सकता है, पोटेंशियल भी पूछ सकता है, दोनों में से कोई एक भी पूछ सकता है, दोनों भी पूछ सकता है ना। ये भी क्वेश्चन आई थिंक लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। सो काइनेटिक एनर्जी इज अ बॉडी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क बाय विर्चू ऑफ इट्स मोशन एंड इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क दैट द इम्प्रेस्ड फोर्स विल डू इन ब्रिंगिंग द बॉडी टू रेस्ट। ये हमारे पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये आपके पास रहेगी डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ा सा यहाँ पे शेड आया हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क बाय विर्चू ऑफ इट्स पोजीशन एंड इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ द वर्क। ठीक है, दैट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी विल डू व्हेन द बॉडी मूव्स फ्रॉम इट्स गिवन पोजीशन टू द स्टैंडर्ड पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन टाइम ऑफ लाइट एंड, फिर से आ गया ना, वही मैंने कहा था आपको टाइम ऑफ फ्लाइट भी पूछ सकता है। डिफाइन टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, तो ये फॉर्मूलाज आपसे पूछे जा सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट इज द टाइम दैट elapses from the instant of the projection till the particle reaches the horizontal plane through the point of projection. That is time when y equals to 0 at g. तो ये हमारे पास क्या रहेगी, टाइम ऑफ लाइट की डेफिनेशन। t हम ले लेते हैं टाइम ऑफ लाइट, y इक्वल्स टू 0 एंड t क्या हो जाएगा, कैपिटल T, t इक्वल्स टू कैपिटल T इन द रिजल्ट। सो y इक्वल्स टू u साइन अल्फा इंटू t माइनस 1/2 gt स्क्वायर। ये रिलेशन आपके पास आएगा। यहाँ से आप टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला निकाल सकते हो। ठीक है, y जब हमारे y की वैल्यू क्या है 0, u साइन अल्फा t कैपिटल T माइनस 1/2 gt, t की वैल्यू t पुट करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे। आइदर यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है 0 इक्वल्स टू दिस, या तो t 0 होगा या ये वैल्यू 0 होगी। t 0 हो नहीं सकता, तो ये हमारे पास इक्वल्स टू 0 को, यहाँ से t का फॉर्मूला आ जाएगा 2 इंटू यू साइन अल्फा बाय g। ओके, t इक्वल्स टू 0 को हम रिजेक्ट करेंगे, विच इज द टाइम एट 0 वी हैव t इक्वल्स टू u साइन अल्फा बाय g। ठीक है भाई, लास्ट क्वेश्चन 16th क्वेश्चन, स्टेट प्रिंसिपल ऑफ वर्क एनर्जी एंड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट तो नहीं है ना, हाँ ये क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर था, नेक्स्ट पेज में यहाँ पे ले नहीं पाई, तो ये डेफिनेशंस आप देख लेना भाई। प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी एंड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये एक एक क्वेश्चन भी बन सकता है आपसे, ओनली प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी पूछ सकता है, प्रिंसिपल ऑफ वर्क पूछ सकता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये लिखा तो था मैंने एक्चुअली, नेक्स्ट पेज पे रह गया, तो ये आप अपनी बुक से देख लेना। ये इन्हीं क्वेश्चन से घुमा फिरा कर यहीं से आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर किसी क्वेश्चन में आपको एक में 2-2 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, वहाँ पर आपसे एक एक भी पूछा जा सकता है। ओके, सो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ से आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। इनको ज़रूर करके जाना, इससे एक्स्ट्रा भी बिल्कुल आप पढ़ सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट इनको एग्जाम के लिए डेफिनेटली देख के जाना। वीडियो को लाइक करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। बाय, टेक केयर।